मेरा भी ये मिथ था कि अगर आईआईटी नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हर कंपनी, हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी प्रॉब्लम सॉल्वर्स हायर करती है, ना कि कोडर्स। नहीं, तुम्हारा करियर तब खराब होगा जब तुम ठान लोगे कि तुम्हारा करियर खराब हो गया है। चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ में, चाहे तुम्हारी बैक आ जाए या फिर तुम्हारी डिटेंशन आ जाए या फिर कुछ और चीज हो जाए, तो उससे तुम्हारा करियर अफेक्ट नहीं होता है। तो मेरे सर के ऊपर से गया, ऑल्दो मेरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आए थे एंड अब वो ऐसे स्टैंड अप या फिर एज एन एक्टर परस्यू कर रहे हैं करियर्स। आई एम नॉट इवन किडिंग, वैसे परस्यू कर रहे हैं क्योंकि वो कॉलेज में उन्होंने एक्सप्लोर किया, उनको लगा कि नहीं भाई मेरे बस का नहीं है कोडिंग, जॉब मुझे नहीं बैठना, जॉब में मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो उन्होंने एक्टिंग लाइन ऑप्ट किया, फिर स्टैंड अप ऑप्ट किया। अब वो अपने स्टार्टअप्स खोल के बैठे हैं। ये कहते हैं कि कंपनीज आती है ना तो लड़कियां ही लेके जाती हैं, जैसे लड़कियों की रिजर्वेशन होती है या फिर हायरिंग वैसे होती है कि वो सबसे पहले लड़कियों की स्पेशली हायरिंग करेगी एंड फिर लड़कों को बुलाएगी। गाइस, दिस इज यश। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ बहुत ही शानदार गेस्ट मौजूद हैं, मुस्कान मैम। मुस्कान मैम ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से अपनी बीटेक की है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। रिसेंटली उन्होंने जोमेटो क्रैक की है। सबसे पहले मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और चैनल पर आए स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। तो यार, आज की वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछ रहे होंगे कि मैम की क्या स्ट्रेटेजी रही है, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी क्रैक की है, मैम की लाइफ में जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बारे में हम जान रहे होंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ यश, आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम, ऑल गुड। मैम, मैं अगर आपसे पूछूं 3-4 लाइंस में कि हु इज मुस्कान, तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करोगे? मैं क्यूरियस हूँ काफी, क्योंकि मुझे हमेशा से ही क्वेश्चंस पूछने का बहुत आदत रही है एंड मैं चाहती हूँ कि कोई और मुझे आंसर ना दे, बल्कि मैं खुद उन आंसर्स को ढूंढूं। तो एक रीजन ये भी रहा है मेरे 11th-12th में साइंस लेने का एंड इंजीनियरिंग करने का एंड फाइनली एक प्रोडक्ट कंपनी में आने का, जहाँ पे मैं ओनरशिप ले पाती हूँ अपने सॉल्यूशंस की। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगी कि मैं क्वेश्चंस भी खुद पूछती हूँ और आंसर्स भी खुद ढूंढती हूँ। मैम, जब भी मेरे को सीनियर से बात करने का मौका मिलता है तो मेरी बैकअप स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं उनकी जर्नी से स्टार्ट करूं कि क्या जर्नी रही है। मैम, जैसे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, जब हम छोटी छोटी क्लासेस में होते हैं कि 9th-10th में होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स के और हमारे भी काफी एस्पिरेशंस रहते हैं कि पेरेंट्स के क्या होते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या लॉयर बनेगा या सीए करेगा, और हमारे भी कुछ होते हैं कि हमें आगे क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल फील्ड में जाना है। तो मैम, क्या आपके पेरेंट्स के भी कुछ एस्पिरेशंस थे कि आपको, मतलब, या पहले से ही फोकस था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है? तो मैम, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बिगिनिंग से बताओ कि क्या था। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफी सपोर्ट किया है हमेशा से। तो जब मैं बचपन में छोटी थी तो मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। मैंने 12 to 14 ईयर्स म्यूजिक सीखा है। मतलब मेरे पेरेंट्स हमेशा से मुझे एज एन आर्टिस्ट देखते थे, बट ऑफ कोर्स आर्टिस्ट एक प्रोफेशन नहीं बन सकता हमेशा के लिए, मतलब इट इज जस्ट अ पैशन। तो प्रोफेशन ढूंढने के लिए मैंने अपना प्लान बी इंजीनियरिंग ऑप्ट किया। वही जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे क्वेश्चंस में इंटरेस्ट था, तो वो मुझे सिर्फ साइंस दे पा रहा था, तो मैंने इसीलिए अपने 11th-12th में साइंस ऑप्ट किया। हालांकि पैशन मेरे अंदर अभी भी है, तो अभी भी जब मैं कॉलेजेस में जाती हूँ तो मैं परफॉर्म करती हूँ, या फिर मैं अपने कॉलेज डेज में भी अपनी कॉलेज सोसाइटीज में थी। उससे मेरा पैशन कंटिन्यू रहता है, बट अगेन माय करियर इज प्रायोरिटी करंटली। मैम, जैसे आपने अभी पैशन की बात करी, तो काफी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि मेरा पैशन क्या है। लोग कहते हैं कि जो जिस काम में आपको मजा आ रहा है वो आपका पैशन है, वो उसको आप पैशन बना लो। तो आप इस चीज को कैसे डिफाइन करोगे? तो जैसा इंटरव्यूज में पूछते हैं ना कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, तो मैं वो लॉजिक अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करती हूँ। मैं ये जो भी बड़े एक्शंस करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इमेजिन करूँ कि क्या 5 साल बाद मुझे इन एक्शन से अफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं अपना पैशन एज एन आर्टिस्ट परस्यू करती,
तो मुझे श्योरिटी नहीं थी कि 5 साल बाद क्या वो सेम कंडीशन रहेगी या नहीं रहेगी। सो ऑल्दो वो मेरा पैशन था, मुझे वो करने में काफी मजा आता था, बट दैट कैन बी डन अलॉन्ग विद इंजीनियरिंग, जो आपको अफर्मेशन दे देती है कि 5 साल बाद आपके पास रहेगा। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको पैशन क्या है, आपका पैशन नहीं समझ आ रहा, तो आप यही देखो कि 5 साल बाद लॉन्ग टर्म में आपको वो कैसे बेनिफिट कर रहा है, आपको एंड आपके साथ रहने वाले लोगों को। क्योंकि सबसे जरूरी है आपकी खुशी, एंड आपकी खुशी टेम्पररी नहीं होनी चाहिए, आपकी खुशी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म। इसीलिए मैम जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ मैं, तो मैम स्टूडेंट्स का क्या डाउट होता है कि भाई मेरी ब्रांच कोर है, तो मैं कोडिंग को साथ में कैसे लेकर चलूं। मैम जैसे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी, तो आपने ये चीजें कैसे मैनेज की थी, कोडिंग वगैरह कैसे मैनेज की थी, प्रोजेक्ट्स भी किए थे आपने, तो आपने ये चीजें कैसे मैनेज की? तो अगर आपको कोडिंग पसंद है एंड आप परस्यू करना चाहते हो, और अगर आपकी ब्रांच कोर कोडिंग ब्रांच नहीं है, तो आपको थोड़े ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। मैंने पर्सनली अपने फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग शुरू कर दी थी, सेकेंड सेमेस्टर से। तो मेरे कॉलेज में सोसाइटीज होती थी, जैसे IOSD, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सोसाइटी, या फिर IEEE, जो हर कॉलेज में होती है। तो मैंने उन सोसाइटीज में अपने आप को इनरोल किया, एंड मैंने देखा कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। वो लोग हर संडे सैटरडे क्लासेस कराते थे, एंड वो लोग हमें लेक्चर्स देते थे, प्रॉब्लम्स देते थे रोज कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने सीखा, बट मुझे रियलाइज हुआ कि उसमें मेरा शेड्यूल नहीं बन रहा था। अनटिल एंड अनलेस आपका एक शेड्यूल ना बने, जैसे हम बचपन में ट्यूशन जाते थे 4 से 5, तो जैसे आपका एक शेड्यूल ना बने, आप फोकस नहीं कर पाओगे अलॉन्ग विद आपका कोर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका कोर भी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कोडिंग निंजास, पेप कोडिंग एंड कोडिंग ब्लॉक्स। ये 3-4 इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको शेड्यूल में कोडिंग सिखाते हैं। यूजुअली इनके 2 बैचेस होते हैं, वीकडेज पे एंड वीकेंड्स पे। तो ऑफ कोर्स अगर आपको कोर के साथ साथ अपना कोडिंग परस्यू करना है, तो आप वीकेंड बैचेस लो। उसमें वो 2-3 घंटे की क्लासेस लेते हैं, जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग सिखाई जाती है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आपका बेस बनता है, आप किसी भी लैंग्वेज में ऑप्ट कर सकते हो, C++ में, जावा में, पाइथन में। आपने अगर सपोज C++ में ऑप्ट किया, तो मैंने भी C++ में ऑप्ट किया था, तो आपका बेस बन जाता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आती है, आपको कोडिंग के सिंटैक्स आ जाने लगते हैं। एंड वंस यू आर वेरी थ्रू विद दैट, आपको समझ आने लगे चीजें, तो आप अपने सेकेंड थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर सकते हो। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मतलब कोडिंग निंजास एंड पेप कोडिंग जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आपको वेब डेवलपमेंट कोर्सेज भी देते हैं, जिसमें आप एक्चुअल में एक प्रोडक्ट अपने हाथों से बनाते हो। तो उससे आपको जो थ्योरी नॉलेज होती है वो आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन बेस्ड आपको समझ आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इंटरव्यूज में बैठ रहे हो, तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि आपने क्या किया है अपनी लाइन में, कोडिंग में क्या किया है। सो आपको अपने प्रोजेक्ट्स या फिर इंटर्नशिप्स दिखाने होते हैं, बट जब तक आपको अप्लाई करना नहीं आएगा, तो आप प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स कैसे दिखाओगे। सो फर्स्ट ईयर में मैंने यही किया कि मैंने अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया, उसको सेकेंड ईयर तक तसल्ली से खींचा कि अपने सारा बेस स्ट्रॉन्ग किया, पुश किया अपने आप को, सारे क्वेश्चंस करे। एंड थर्ड ईयर में मैंने एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की, वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स किया एंड एक इंटर्नशिप क्रैक की। उसके साथ साथ एक मैंने प्रोजेक्ट्स भी ऑप्ट किए अपने प्रोफेसर्स के अंडर। एंड फोर्थ ईयर में फाइनली जब प्लेसमेंट का टाइम आया, तो मैंने वापस अपनी कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्किल्स रिव्यू की एंड वापस थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, एंड देन फाइनली इंटरव्यू हुआ। मैम जैसे आपने बोला कि आपने इंटर्नशिप भी लगी थी आपकी, तो आपने इंटर्नशिप जोमेटो में की थी? नहीं, मैंने इंटर्नशिप गीक्स फॉर गीक्स में की थी, जो ऑफ कैंपस थी। ओके 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 ओके। मैम जैसे मैं जैसे प्राइवेट कॉलेज से हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर कॉलेज की बात नहीं कर रहा, पर मैक्सिमम कॉलेज में क्या होता है, खासकर प्राइवेट कॉलेज में बच्चे बहुत ज्यादा अनअवेयर होते हैं चीजों को लेकर कि लाइफ में करना क्या है। पता नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, कि राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, पता नहीं होता है। वहीं अगर कंपैरिजन करा जाए गवर्नमेंट कॉलेज से, तो अलग एक इन्वायरमेंट होता है, लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। मैम मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हर किसी की ड्रीम होती है कि मेरे को प्रोडक्ट बेस में जाना है, एक अच्छी फैंग कंपनी में जाना है, ठीक है, या किसी बढ़िया स्टार्टअप में जाना है, सबकी ड्रीम होती है, पर हर कोई नहीं जा पाता। वो कोई भी रीजन हो सकता है, हर कोई नहीं जा पाता। तो मैम आज का जो स्टूडेंट है वो ये जानना चाहता है कि मैं इतने बढ़िया कॉलेज में नहीं हूँ, तो क्या एक करेक्ट रोड मैप होगा मेरे लिए
कि अगर मैं उसको फॉलो कर लूँ। बाकी मैम हार्ड वर्क जो है अपने पे डिपेंड है। आप कोई भी वीडियोस देख लो, कितनी भी रोड मैप की वीडियोस देख लो, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वो चीजें नहीं करोगे तो सब बेकार है। वीडियो देखकर कुछ नहीं होने का। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अगर बच्चा हार्ड वर्किंग है, सेकेंड या थर्ड ईयर में है, अभी अनअवेयर है, आपके अकॉर्डिंग क्या एक रोड मैप होगा एक अच्छी कंपनी में जाना है? हाँ, सो मेरा भी ये मिथ था कि अगर आईआईटी नहीं तो कुछ भी नहीं पर इवेंचुअली डीटीयू में हुआ और किसी ने मुझे आके ये बात बताई कि कॉलेज से मैटर नहीं करता है। कॉलेज से मैटर नहीं करता है, कहाँ तुम्हारा कॉलेज लोकेटेड है वहां मैटर करता है। जैसे सिटीज हो गई दिल्ली, मुंबई एंड लखनऊ, अहमदाबाद, ये सिटीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है, तो यहाँ पे कंपनी सबसे पहले आती है क्योंकि सबको पता होता है कि यहाँ का कल्चर ही थोड़ा सा मॉडर्न होगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होगा। बट जैसी खड़गपुर या फिर रुड़की जैसी सिटीज हो गई, वहां पे कंपनी सिर्फ थोड़ी बहुत आती हैं जो मेजर कंपनीज होती है, एंड वो सिर्फ कॉलेज के नाम से आती हैं। बट उनको पता होता है कि वहाँ का कल्चर मेजर सिटी से काफी अलग होता है। तो इन हाइंडसाइट हमारा कॉलेज क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। आजकल वी आर वेरी फॉर्चुनेट क्योंकि ऑफ कैंपस भी अपॉर्चुनिटीज बहुत निकलती हैं। हर कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे गूगल, जैसे अमेजोन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ये पहले कैंपस हायरिंग करती है और उसके बाद अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज ये ऑफ कैंपस डाल देती है। लिंक्डइन के थ्रू या फिर बाकी जॉब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो इन पोजीशंस पे। तो वो अलग कहानी है कि हमें अप्लाई कैसे करना होता है। बट पहले आपको, जैसे ही आप अपने कॉलेज ईयर्स में आओ और आपको लगे कि हाँ अब टाइम आ गया कि मैं डिसाइड करूँ मुझे आगे कहाँ जाना है, आपको अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जैसे डीटीयू में मेरे कॉलेज में क्या होता था कि अलग अलग सोसाइटीज होती थी जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स कराती थी। जैसे एक सोसाइटी ने करवाया कोई रोबोटिक्स का कंपटीशन, एक ने करवाया कोई हैकाथॉन और एक ने करवाया कोई डिबेट या फिर कुछ ऐसा कंपटीशन। तो मैंने तीनों में पार्टिसिपेट किया। मुझे पता चला कि मुझे डिबेट में, हाँ हालांकि काफी ज्यादा एंजॉयमेंट हुआ बट कुछ लर्निंग नहीं आई, बल्कि हैकाथॉन में जो मेरा वो मोटिव था कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, वो मेरा हैकाथॉन ने पूरा करा मोटिव। बट रोबोटिक्स तो मेरे सर के ऊपर से गया, ऑल्दो मेरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है पर वो भी मेरे सर के ऊपर से गया। सो मुझे समझ आया कि हाँ अगर मैं कुछ परस्यू करना चाहती हूँ तो वो शायद हैकाथॉन या फिर कोडिंग से रिलेटेड होगा। तो ऐसे मैंने एक अपना ड्राइव बनाया कि हाँ मुझे कोडिंग की तरफ जाना है। फिर मैंने अपने सीनियर्स से समझा कि अगर मुझे कोडिंग की तरफ जाना है तो मैं कैसे जा सकती हूँ, आपने क्या रास्ता अपनाया। मैंने कम से कम 10-15 सीनियर्स के कांटेक्ट करे एंड 10-15 रास्ते उन्होंने अपनाए थे। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता ट्राई करना है, कौन से रास्ते पे जाओगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सेकेंड ईयर में एक रास्ते से शुरू करोगे और थर्ड ईयर में दूसरे रास्ते पे चले जाओगे, क्योंकि हर इंसान का जो वे ऑफ एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप कर सकते हो कॉम्पिटिटिव कोडिंग से ही स्टार्ट, एंड विदाउट डूइंग एनी वेब डेवलपमेंट कोर्सेज या कोई और अदर कोर्सेज, आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोडिंग करके एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो। मतलब एफर्ट्स खुद करने पड़ेंगे, कॉलेज मैटर नहीं करता, राइट? हाँ, यस, करेक्ट। तो मैम क्या आप कुछ रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो कि जो एक स्टूडेंट है वो अगर लाइक सीपी में इंटरेस्ट रखता है तो वो क्या क्या रिसोर्सेज को फॉलो कर सकता है? सो ऑनलाइन काफी सारी साइट्स होती हैं जो आपको क्वेश्चंस देती हैं, एंड लोगों की ना एक कम्युनिटी बन जाती है। हम एक साइट लेके चलते हैं जैसे कोडशेफ एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड। तो लोग हर दिन एक नया क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं एंड लोगों की एक कम्युनिटी बन जाती है। आप उस क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो लोग अपने डाउट्स डालते हैं और उन डाउट्स के आंसर्स भी वही कम्युनिटी के लोग करते हैं। तो ऐसे करके आप लोगों से सीखते हो कि हाँ एक तरीका तो आपको आता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो ऐसी साइट्स हो गई जैसे कोडशेफ, हैकरअर्थ, हैकर रैंक, या फिर और भी बहुत सारी, जैसे इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट कोडिंग निंजास, पेप कोडिंग, ये सारी वेबसाइट्स हर रोज एक क्वेश्चन पुट ऑन करती है। अब आपको अगर
ऑलरेडी एक बेस बना हुआ है कोडिंग का, आपको सिंटैक्स लिखना आता है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना आता है, तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हो। बट अगर आप लर्नर हो, अगर आप बिगिनर हो, तो आपको ऐसी वेबसाइट्स चूज करनी पड़ेगी जो आपका सिंटैक्स बिल्ड करे। उसके लिए आप गीक्स फॉर गीक्स पे जा सकते हो, वो आपको एक फ्री कोर्स देता है फॉर एनी लैंग्वेज, C++, जावा एंड PHP, 3 लैंग्वेजेस मेजरली। वो आपको एक फ्री कोर्स देता है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के थ्रू सिंटैक्स समझ सकते हो। सबसे पहले वो आपको एक प्रिंट करवाना सिखाता है, फिर आपको वो एक फॉर लूप लगाना सिखाता है, फिर इफ लगाना, जैसे हम स्कूल में सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आप यहाँ पे भी सीख सकते हो। एंड वंस आपका एक बेस बन जाए, आपका कोडिंग बेस बन जाए, फिर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चंस पे जाओ। क्वेश्चंस में अगर आपको लगेगा ऐसा शुरुआत में कि मुझे नहीं आती कोडिंग, क्योंकि एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, पर हर क्वेश्चन की एक अलग टेक्निक होती है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप एक नई चीज ही सीखते हो। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आपके सीखने के परे है। क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक तरह से एक लर्निंग प्रोसेस ही है। एंड जहां तक बात रही और क्वेश्चंस की, हैवी लेवल क्वेश्चंस की, एक मैं बहुत अच्छी टिप आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जो कोडिंग कंपनीज होती है, जो कोडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए लेने आती है बच्चे, वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उठाती है और उसी पे कोडिंग टेस्ट्स करती है। वो सॉफ्टवेयर यूजुअली होता है हैकर रैंक और हैकर अर्थ। तो अगर आप उन्हीं सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करोगे तो जब आपका टेस्ट का टाइम आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, मुझे ये सॉफ्टवेयर पता है, मैं फटाफट से इस पे कोडिंग कर सकता हूँ। तो ये टिप बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जाते हैं सीधा गीक्स फॉर गीक्स में और उनको जब हैकर रैंक दिखता है टेस्ट में, तो उनको लगता है यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एंटर मारूं, ये टैब कैसे सेटिंग करूं, उनको क्लियर नहीं होता है। और उस टाइम पे, टेस्ट देते टाइम, आपको ये इंपॉर्टेंट रखना चाहिए कि आपको पता हो आप क्या कर रहे हो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। मैम, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं कि जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करूं, कैसे मतलब मैं अगर सॉल्यूशन देखता था तो मैं एकदम कंफ्यूज हो जाता था कि क्या क्या आ गया, मतलब ये। तो क्या आप भी कभी ऐसे फेज में आए कि आपसे भी मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही हो? क्या आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? मैंने अपनी कोडिंग फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड सेमेस्टर में शुरू की थी। मैंने स्कूल में कोडिंग नहीं सीखी थी, मुझे प्रिंट करना भी नहीं आता था, एंड मैंने सीधा कॉम्पिटिटिव कोडिंग से स्टार्ट किया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए मैं बताती हूँ कि लोगों को पहले खुद से सर्च करना चाहिए कि उनको कितना समझ आ रहा है। कुछ लोग होते हैं जो सीधा पाइथन से शुरू करते हैं। अगर तुम पाइथन से शुरू करोगे तो काफी कंपनीज ऐसी होती है जो PHP जैसी लैंग्वेजेस यूज करती है, जैसे जोमैटो हो गया, तो आपको पाइथन से PHP आने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। ये लोगों को नहीं पता, बट ये लोग कहते हैं कि पाइथन शुरू करो, पाइथन में सब हो जाएगा। हाँ, हो जाता है, पर उससे ट्रांजिशन काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप C++ लैंग्वेज से शुरू करो। जो अगर C++ आती है तो आपको कोई भी लैंग्वेजेस इजीली समझ आ जाएंगी। तो मैंने पाइथन से शुरू किया था, एंड मैंने सीधा कम्पिटिटिव में शुरू किया, और मैं कंफ्यूज हो गई कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने, मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना नहीं आता है और आप मुझे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस दे रहे हो। फिर मैंने वो कोर्स किसी तरह कैरी ऑन किया, अपने रिसोर्सेस बचा के रखे, और मैंने खुद से लर्निंग, जैसे मैंने बताया गीक्स फॉर गीक्स से, वही कोर्स मैंने खुद से ऑप्ट किया और धीरे धीरे लर्निंग शुरू कर दी अपने पेस पे। तो मुझे लगा 4th सेमेस्टर तक का टाइम, 1 साल तक का टाइम, क्योंकि मैं साथ साथ अपना कोर भी कर रही थी इलेक्ट्रिकल का। अब वो करने के बाद मैंने वापस जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कोर्स है वो C++ में ज्वाइन किया कि हाँ, अब मुझे समझ आ गया क्या करना है, अब मैं C++ में सीखूंगी कॉम्पिटिटिव कोडिंग। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 3rd ईयर में हमारी इंटर्नशिप्स की कंपनीज आती हैं कॉलेज में। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखना चाह रहे हो, उससे पहले आपको जरूरी है ये समझना कि आपको बेस स्ट्रांग बने, आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको हर एक सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए। एंड एक लैंग्वेज को पकड़ो और 4 साल उसी को पेलो, उसी में जाओ, क्योंकि अगर आप मिक्स करोगे तो आप एक चीज नहीं पकड़ पाओगे, एक चीज नहीं सीख पाओगे। तो और ये इंश्योर करो कि अपने 3rd ईयर तक आते आते आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग का बेस स्ट्रांग बना लो, क्योंकि आपको इंटर्नशिप्स में भी बैठना होगा और प्लेसमेंट्स में भी बैठना होगा।
ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे बहुत डिफिकल्टी आई थी। एक क्वेश्चन जो सिंपल सा पूरी बैच सॉल्व कर पा रहा था, वो मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा बेस स्ट्रांग था ही नहीं। तो मैं क्लास में जाती थी और कोशिश करती थी सोल्यूशन समझने का, बट उससे फायदा नहीं होता था। जब तक आप खुद से दिमाग नहीं लगाओगे, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है, आप खुद से एग्जाम्पल लेके उसको बाय हैंड सॉल्व नहीं करोगे, आपको चीजें समझ नहीं आएगी। सोल्यूशन पे जंप करना इजी है, बट सोल्यूशन पढ़ के खुद की कॉग्निटिव स्किल्स बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले हाँ, बहुत मुश्किल प्रोसेस है, धीरे धीरे ही आता है, पर अगर आपने एक दो क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लिए, फिर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। हाँ मैम, जैसे हर एक कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि कोई कंपनी 70% वालों को लेती है, कोई 75, कोई 80, 90। तो मैम जोमेटो का क्या क्राइटेरिया था? आपसे इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? तो आप प्लीज थोड़ा उसके बारे में बता सकते हो? तो यूजुअली कंपनीज फर्स्ट राउंड में सब बच्चों के लिए कंपनी खोल देती है, चाहे उनकी परसेंटेज कुछ भी हो या फिर वो किसी ब्रांच से हो। तो ऐसा ही जोमेटो ने किया था, और हम इस आस में बैठे थे कि जोमेटो आएगी और हमारी कोडिंग का टेस्ट लेकर जाएगी, जैसे नॉर्मली सारी कंपनीज करती है। बट उन्होंने रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग किया। रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग मतलब वो सारे बच्चों के रेज्यूमेज देख रहे थे, एंड वो देख रहे थे उनको कैसे स्किल्स चाहिए, और उसके बेसिस पे वो बच्चे उठा रहे थे। तो फर्स्ट राउंड में रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद अराउंड 40-50 बच्चे इंटरव्यूज के लिए सिलेक्ट हुए थे। तो हमारे 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे। पहले राउंड में 40-50 बच्चों ने इंटरव्यू दिया और हमसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो हमारे सामने वाला इंटरव्यूई था, उसने हमें एक क्वेश्चन पुट ऑन किया, बहुत मतलब जो आपको हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन सिखाता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग के, जो नॉर्मली पहली बार सुनते ही कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपके दिमाग में आए, वो क्वेश्चंस जो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। तो उन्होंने वो क्वेश्चन दिया और मैंने सोल्यूशन बता दिया। बट ये चीज मैंने एक जगह सीखी थी कि आपको थोड़ा ऐसे प्ले करना होता है कि आपने रटा नहीं हुआ है सोल्यूशन। ऑफ कोर्स अगर आप इतनी प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होता है कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, मैं ये फटाफट कोड कर दूंगा। बट आपको उनको दिखाना होता है कि हाँ, मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं कुछ बिल्ड कर रही हूँ सोल्यूशन, एंड फिर मैं धीरे धीरे कोडिंग कर रही हूँ। तो उनको पता होना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वरना उनको ये समझ नहीं आता कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आती है। तो ये चीजें कुछ मेरे दोस्तों ने नहीं की थी, और उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन का सोल्यूशन टाइप करने लग गए थे, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फर्स्ट राउंड में मुझसे करीबन 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड सबके सोल्यूशंस मुझे थैंकफुली आते थे। उनके साथ साथ मुझसे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो नॉर्मली जैसे पजल्स हो गई ना, जो न्यूज़पेपर में आती हैं, बहुत सिंपल सिंपल पजल्स, वो पूछी थी। बट धीरे धीरे उनका, हाँ जी, उनका सुडोकू नहीं, बल्कि जैसे अगर आपको बहुत नॉर्मल पजल्स, अगर जैसे आपको 10 किलो का, जैसे अगर आपको 3 और 5 लीटर का बॉटल्स दिया है और आपको 4 लीटर की बॉटल भरनी है, तो आप कैसे भरोगे, ऐसी प्रॉब्लम्स। तो धीरे धीरे वो मुझसे सोल्यूशंस पूछ रहे थे, एंड ये भी मैं उनको ये दिखा रही थी कि हाँ, मैं कुछ सोच रही हूँ कि मुझे इनका सोल्यूशन आता नहीं है, बट मैं प्ले कर रही हूँ कि मुझे सोचना पड़ रहा है सोल्यूशन के लिए। तो वो भी थैंकफुली मेरे साथ हो गया था। नेक्स्ट राउंड जो हुआ था वो सबसे इम्पोर्टेंट राउंड था, इंटरव्यू राउंड 2 का। उसमें अराउंड 29 बच्चे हमारे शॉर्टलिस्ट हुए थे आफ्टर फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में हमारे प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ इंटरव्यू हुए थे, जो जोमेटो में अभी प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं। उनमें उन्होंने हमसे इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे कि आपने अपने 4 साल में क्या किया है। तो उन्होंने वही नॉर्मल क्वेश्चंस कि आप अपनी जर्नी बताओ, आप क्यों जोमेटो ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आपने ये इंटर्नशिप में क्या सीखा, इस प्रोजेक्ट में क्या किया, ये सोल्यूशन ऑप्ट क्यों किया। तो ऐसी चीजें, उसके लिए आपको श्योर होना पड़ेगा कि आप उसी चीज के बारे में बात करो जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पता है। अगर यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स कॉपी कर लेते हैं, या फिर वो बस रेज्यूमे में लिखने के लिए लिख देते हैं, तो इंटरव्यू में आप वो प्रोजेक्ट्स मत उठाओ। आप वो प्रोजेक्ट्स उठाओ जो आपने खुद किए हैं और आपको पता है स्टेप बाय स्टेप कि आपने कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो मैंने स्पेशली जोमेटो के इंटरव्यू के लिए जोमेटो के बारे में सब कुछ पढ़ा था। मुझे समझ आया कि जोमेटो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एंड वो चाहती है कि कंज्यूमर्स
के तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड कंज्यूमर इज गॉड वाली मेंटालिटी। तो मैंने अपने सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी उसके आंसर्स भी उसी तरह ड्राइव किए कि अगर मेरा प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है तो मैं अपना प्रोजेक्ट जोमैटो जैसी कंपनी में कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। मैं उसको एक रोबोट बना के उसमें डिलीवरी सिस्टम विदाउट मेन थ्रू रोबोट्स करवा सकती हूँ। मतलब सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस भी प्रेजेंट करने की बात है। तो ये था हमारा सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू। यूजुअली कंपनीज का तीसरा राउंड भी होता था, जिसमें वो HR राउंड होता है ना, जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि आप 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, आपके स्किल्स बेसिकली ओरेटरी स्किल्स आपके जाने जाते हैं। तो वो हमारा राउंड नहीं हुआ था। आफ्टर सेकेंड राउंड 19 सिलेक्शंस हुए थे DTU से जोमैटो के लिए, एंड फाइनली लिस्ट आ गई थी दैट these people are selected, 19 people were selected। 19। मैम जैसे अभी इंटरव्यू की बात चल रही है तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि इंटरव्यूअर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कि क्या हम उनको एग्जैक्ट प्रोग्राम विद प्रॉपर सिंटेक्स लिख कर दिखाएं, मतलब क्या एक्सपेक्ट करता है? यूजुअली इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप पूरा प्रोग्राम ऐसे कॉपी पेस्ट करें। मतलब जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वेरिएबल नेम ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, नहीं। उनको यही एक्सपेक्टेशन है कि आप कैसे उस सोल्यूशन तक पहुंच रहे हो। मेरा मतलब है कि आप अगर आपको फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, तो आप उनको बताओगे कि ठीक है, अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 मिक्स करके दिए हुए हैं, मुझे उनको अरेंज करना है, तो मैं सबसे पहले ढूंढूंगा सबसे छोटा वाला। तो आप अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करोगे, जो सबसे छोटा इंटीजर ढूंढे, फिर उससे बड़ा ढूंढे, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे करके आप अरेंज करोगे। बट फिर आप उसको बोलोगे कि नहीं, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है सॉर्ट का, मैं वही लगा देता हूँ। तो उसने सॉर्ट का फंक्शन लगाया और फटाफट से log n में सॉर्ट कर दिया। बट फिर इंटरव्यू आपसे एक्सपेक्ट करता है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे और भी अच्छी अप्रोच चाहिए जो सिंपल सॉर्ट में मुझे लाकर दे दे। फिर आप स्टैक्स या फिर हीप्स का यूज करोगे, जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ n में आपको सारे इंटीजर्स मिल जाए, और भी अच्छी अप्रोच, ऑप्टिमाइजेशन। तो इंटरव्यू ही आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एक सोल्यूशन की 3-4 अप्रोचेस बताओ, बेटर करके। अगर आपको नहीं आती, अगर उससे अप्रोच एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऑफ कोर्स सी बात है आप नहीं बताओगे। बट जो भी आपको आता है उस प्रॉब्लम के बारे में आप सब बता दो इंटरव्यूअर को, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए वो कैसे बंदे को हायर कर रहे हैं, वो कैसा बंदा प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसा है। क्योंकि हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी प्रॉब्लम सॉल्वर्स हायर करती है, ना कि कोडर्स। क्योंकि कोडिंग ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वर्किंग इन जोमैटो सिंस 1 मंथ आई हैव रियलाइज कि आप कोडिंग इंटरनेट के थ्रू सीख सकते हो, बट आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए, वो खुद ही सीख पाएंगे। हाँ जी, वो आपको खुद ही सीख। मैम जैसे ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। मैम तो वो ये जानना चाहते हैं कि कुछ मिस्टेक्स जो आपने की हो वो आप हमें बता दो, ताकि हम वो अवॉइड करें इन फ्यूचर, कि हम वो ही गलती ना करें। क्या आपने भी कुछ मिस्टेक्स की थी जब आप कोडिंग कर रहे थे या स्टार्ट की थी? बिल्कुल। तो पहले तो मैं फर्स्ट ईयर में थी जब मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे, क्योंकि मेरी ब्रांच ही इलेक्ट्रिकल थी, एंड सब लोगों ने बोला इलेक्ट्रिकल में तो नहीं आती है, कंपनीज ही नहीं आती है, आपकी जॉब नहीं लगेगी, एंड बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, कोडिंग शुरू कर दो फर्स्ट ईयर से ही। तो ऐसे लोगों ने बोला, बट वही था, मैं काफी फॉर्चुनेट थी, मैंने सुनी नई लोगों की बातें, एंड मैंने अपने 3-4 दोस्तों को पकड़ा जो मेरे सीनियर्स थे, जो 1 साल झेल चुके हैं ये सब चीजें, एंड उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है, आपका जो मन करे, आपको जहां इंटरेस्ट हो आप वहां जाइए। तो फिर मैंने धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले बताया, मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, हर चीज में मैंने पार्टिसिपेट किया, एंड फाइनली मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पसंद आया। बट फिर मैंने गलती ये की कि जहां सब लोग जा रहे थे मैं चली गई। मेरे काफी सारे दोस्तों ने कोडिंग निंजास ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे कोर्सेज सीखने थे, मुझे कंपेटिटिव कोडिंग सीखनी थी, और मैं वहां चली गई, मैंने सीख ली कंपेटिटिव कोडिंग। बट मुझे समझ नहीं आया कि मुझे ABCD आती नहीं और मैं एसेज लिखने सीखने जा रही हूँ, तो
सबसे जरूरी थी कि आप खुद से सीखो, सबसे जरूरी होता है कि आप खुद से सीखो। आपको पता चलेगा कि आपकी क्या कमियां हैं, आपको कहाँ सीखना है, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, एंड तभी आप शुरू कर पाओगे कोई चीज सीखना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ये भी कि थर्ड ईयर में जब इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आ रही थी, तो वही मैंने सारी कंपनीज के लिए अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे इस चीज का था कि नहीं मुझे माइक्रोसॉफ्ट में ही जाना है, नहीं मुझे अमेजोन में ही जाना है, नहीं मुझे गोल्डमैन सैक्स में ही जाना है। तो मैंने काफी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी थी। बट फिर मुझे लोगों ने समझाया कि आप अप्लाई हर कंपनी के लिए करो, आप हर कंपनी का टेस्ट दो, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज आपके यहाँ आए आपको हर का पार्ट होना जरूरी होता है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि आपको हर चीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड आपको हर चीज में बैठना भी पड़ेगा। फिर फोर्थ ईयर में जब कंपनीज आने लगी, तो मेरी टू बी ऑनेस्ट इंटर्नशिप इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं श्योर नहीं थी कि मेरा क्या होगा, ऑल्दो मेरा कंपेटिटिव कोडिंग में बहुत कॉन्फिडेंस था। फिर कंपनीज आई, अमेजोन आई चली गई, गूगल आई चली गई, माइक्रोसॉफ्ट आई चली गई, तो मैं डिसहार्टेंड हो गई थी कि मेरा नहीं हो रहा, मेरा जॉब नहीं लग रहा, मैं प्लेसमेंट में कैसे बैठूं एंड एवरीथिंग। फाइन। तो फिर ये होता है कि लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। बट बहुत जरूरी बात समझने की ये है कि आपसे ऊपर 5% लोग और हैं, चाहे कितने भी अच्छे हो आप, लेकिन आपसे ऊपर लोग होते हैं। तो सबसे पहले लॉजिकली सोचा जाए तो सबसे पहले कंपनीज आती है, क्रीम लेयर ले जाती है, फिर वो आती है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे की लेयर्स ले जाती है। तो ऐसे करके लग सबकी जाती है, बट टाइम लग सकता है। तो अगर आपसे एक कंपनी का पहला टेस्ट राउंड क्लियर हो गया, बस समझ लो कि आपकी कंपनी की इंटर्नशिप या प्लेसमेंट लगने वाली है। लोगों को डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए, लोगों को बल्कि वो चीज ड्राइव करनी चाहिए कि अगर एक में नहीं हुआ तो 90 कंपनीज आ रही हैं, किसी ना किसी में जरूर होगा, बट हार नहीं माननी है। तो ये बहुत जरूरी है। मैम, जैसे आपने काफी बार मेंशन किया कि कंपनीज जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखती हैं, कि आप किसी, अगर आपको कोई सिचुएशन दी जा रही है, आपको कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है, कि आप उसको कैसे अप्रोच करते हो, कैसे आप उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, राइट। और मैम कोडिंग में तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। तो मैम काफी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि भाई मैंने अभी कोडिंग स्टार्ट की है, मेरे को सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, तो मैं उस चीज को कैसे इंप्रूव करूं, कैसे मतलब उस चीज को ओवरकम करूं, कि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे लाइक बढ़ाऊं। तो यूजुअली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है ना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर हाँ आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपको एक अप्रोच समझ नहीं आ रही, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी शुरुआत में, जब मुझे नहीं समझ आ रहा था सिंपल सा क्वेश्चन। तो मैंने एक वेबसाइट पे, मैं यूट्यूब पे गई एंड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया वो क्वेश्चन। फिर उन्होंने मुझे एक अप्रोच समझाई कि आप इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर मैंने उस क्वेश्चन के टाइप के और क्वेश्चंस किए कि अगर इसमें एक छोटी सी ये चीज हो जाए तो दूसरा क्वेश्चन बन गया, फिर एक छोटी सी ये चीज चेंज हो जाए तीसरा क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए और जो मैंने अप्रोच सीखी थी वो उस पर अप्लाई की। तो मुझे एक प्रॉब्लम के काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस मिले और मैंने सारे सीख लिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे मैं एक प्रॉब्लम से तीसरी चौथी प्रॉब्लम पे आई और मैंने अपनी कॉग्निटिव स्किल्स ऐसे बिल्ड की। अब अगर मैं एक चीज में कॉन्फिडेंट हो गई, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक उठाते हैं स्ट्रिंग्स में मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि हाँ मुझे स्ट्रिंग का आप क्वेश्चन दे दो, मैं सॉल्व कर लूंगी। बट फिर उसमें आ जाता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन अगर पलट के दे दिया जाए तो आप फंस जाते हो। बट अगर आप उस पलट वाली अप्रोच पे वो लगाओ कि मुझे क्वेश्चन दिया गया और मुझे एक टेस्ट केस इमेजिन करना है, ABCDE मैं स्ट्रिंग उठाऊंगी और अपना क्वेश्चन उस ABCDE स्ट्रिंग के लिए सॉल्व करूंगी। फिर आप स्टेप बाय स्टेप वो अपना कोडिंग में निकालना शुरू करो। हर चीज जो आप सोचते हो अपने माइंड में कि हाँ अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, 3 into 4 करना है, तो आप वो कोडिंग में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप एक स्ट्रिंग उठा के उसके लिए कोड लिखना चाह रहे हो तो वो इजीली हो जाएगा। मतलब आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो सोच रहे हो ना वो आप कोडिंग भी कर सकते हो। तो हाँ, ये लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे तो
कोडिंग के ही अप्रोच से शुरू करना है सोचना, बट ये गलत है। पहले आप ये सोचो कि आप अगर इन पर्सन होते, आपको कोई पेन पेपर देता वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप कैसे करते? उससे वैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। तो ये बहुत जरूरी है। मैम जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि हमें रेज्यूमे में वो प्रोजेक्ट्स डालने हैं कि जो हमने खुद करे हो और जिसके बारे में हम ढंग से मतलब हमें पता हो कि हमें क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वही प्रोजेक्ट हमें डालने हैं। ऐसे नहीं कि हमने कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, वो हमने रेज्यूमे में डाल दिया, राइट। तो मैम काफी स्टूडेंट्स का डाउट होता है और मेरा भी खुद का डाउट होता है कि मेरे को तो प्रोजेक्ट्स के आइडिया ही नहीं आ रही कि मैं प्रोजेक्ट्स कैसे बनाऊं। मेरे को पता ही नहीं कि प्रोजेक्ट्स में करना क्या है। मैं सिंपल मारियो का प्रोग्राम देख कर डर जाता हूँ। तो मतलब ये चीजें, मतलब आइडियाज कैसे आएंगे प्रोजेक्ट्स के? तो आइडियाज यूजुअली क्या होते हैं कि लोगों को समझ नहीं आते हैं, लोगों को ये नहीं समझ आता, लोगों को वही होता है कि आइडियाज हैं, मुझे है कि मुझे ऐसे सोलर पावर का एक प्रोजेक्ट बनाना है, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं शुरू कैसे करूं या फिर मैं उसमें कैसे ये प्रॉब्लम कैसे इम्प्लीमेंट करूं, है ना। तो उसके लिए आप अपने प्रोफेसर्स या अपने सीनियर्स के पास जा सकते हो। तो वो आपको दो चीजें बताएंगे। पहले वो बताएंगे कि ये जो आप सोच रहे हो फीजिबल है या नहीं है, कि वो सच में आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे या नहीं। और दूसरी चीज वो आपको ये बताएंगे कि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो फिर आप क्या और चीज ऑप्ट कर सकते हो। तो ये काफी जरूरी है। आप हाँ अपना दिमाग लगाओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पॉइंट आएगा जब आप सैचुरेट हो जाओगे और आपको हेल्प की जरूरत होगी। तो आप ये मत सोचना एकदम जोश में आके कि नहीं मैं हेल्प नहीं लूंगा, मैं खुद की प्रॉब्लम बनाऊंगा, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, क्योंकि एक जरूरी हो जाता है कि आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए होता है। तो विदाउट डूइंग योर मेहनत, अपनी मेहनत के अलावा आपको ये भी जरूरी है कि आप लोगों से गाइडेंस लो एंड समझो कि मैं ये करने जा रहा हूँ और ऐसे करने जा रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है, और अगर नहीं है तो इसका और क्या मतलब सॉल्यूशंस हो जाते हैं। एंड ये बात है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में किसी और का आप अपने रेज्यूमे में किसी और का प्रोजेक्ट नहीं डालते, बल्कि आप डाल लीजिए, आपको जो डालना है रेज्यूमे में, आपने जो करा है आप डालो, बट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डाल रहे हो। रेज्यूमे में हर चीज के बारे में आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका इंटरव्यूई आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि आपने ये प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया। आप डालो कुछ भी, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने ये डाला है और मैं इसको इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देने वाला हूँ। तो ये काफी ज्यादा जरूरी बात है। मैम एक स्टूडेंट है, 4th ईयर में है और उसने अभी कोडिंग स्टार्ट नहीं की है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। तो मैं अभी क्या एक स्टेप ले सकता हूँ कि मैं आगे का जो मेरा फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, आगे मैं एक मतलब डिसेंट से एक जॉब ले लूँ? तो क्या आपका टेक होगा? तो यूजुअली कोडिंग सीखने में हर इंसान की पेस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो 2 महीने में ही काफी ऐसे सुपरस्टार बन जाते हैं कोडिंग में, एंड कुछ लोगों को 3 साल लग जाते हैं एक चीज सीखने में। तो पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपना पेस ढूंढो, आप लोगों से हेल्प लो कि मुझे कुछ सोर्सेज बताओ जहां से मैं शुरू कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया गीक्स फॉर गीक्स, आप एक कोर्स उठाओ और अपना बेस बनाना शुरू करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत स्लो चल रही है कहानी, ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा, तो फिर आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। फिर आप जाओ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे आपको बहुत बहुत घिसते हैं, जहाँ पे आपको काफी सारे क्वेश्चंस देते हैं, काफी सारा होमवर्क देते हैं, आपको खुद से काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको गियर अप होना पड़ेगा उसमें कि नहीं अब आ गया 11th आवर और मुझे अब किसी भी तरह कोडिंग सीखनी है, अब किसी भी तरह मुझे प्लेसमेंट्स में बैठने का अपने आप को प्रिपेयर करना है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो वो भी नहीं कर पाते हैं। फिर उसमें आपको ये समझना जरूरी है कि कोडिंग के अलावा भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो होती है नॉन टेक अपॉर्चुनिटीज। कंपनीज लाइक PwC, बेन या फिर छोटी कंपनीज लाइक पोलस्टार, ये आपको नॉन टेक अपॉर्चुनिटीज भी देती है। तो उसमें आपको मिनिमल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आप
कम टाइम में भी सीख सकते हो। जैसे 2 महीने में भी आप सीख सकते हो वो स्किल्स। कुछ कुछ लैंग्वेज स्किल्स होती है, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया या फिर आर लैंग्वेज हो गई। ये चीजें बहुत सिंपल होती है, सो इजी टू हैंडल है एंड आप सीख सकते हो जल्दी। एंड मैं ये भी सजेस्ट करूंगी लोगों को कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे टेक में ही जाना है, वो टेक वाली कंपनीज में ही अप्लाई करते हैं। पर अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपको एक प्लान भी रेडी रखना पड़ेगा। सो प्लान बी कैन बी दिस कि आप नॉन टेक कंपनीज में भी अप्लाई करो। जैसे मैंने भी बेन और पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू दिया था, और मैंने सिटी बैंक का भी इंटरव्यू दिया था एंड जोमेटो का भी दिया था। सो द थिंग इज, मैं चाहती हूँ कि मैं हर जगह बैठूं, हर अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनूं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे जाके आप कहाँ फंस जाओगे। सो आपको प्लान बी भी रेडी रखना जरूरी है। हाँ, अगर आप 4th ईयर में हो तो मैं ये बता दूं कि थोड़ा सा लेट है, बट ऐसा नहीं है कि आप रेस में काफी पीछे हो। आप गियर अप कर सकते हो, बट उस वक्त शायद 2nd ईयर वाले से ज्यादा आपकी मेहनत लगेगी। अगर वो 2 महीने में कर रहा है तो आपको शायद 1 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा सारा कोर्स। तो वही इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी गियर अप करता है एंड कितनी जल्दी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। अब जैसे टाइम कम है तो हमें काफी ज्यादा हार्ड वर्क भी करना होगा। कंसिस्टेंसी के साथ हमें रोज कोडिंग करनी होगी। हाँ जी मैम, अब ये जो क्वेश्चन है ये काफी कम लोग बात करते हैं, और मैंने काफी कम लोगों को बात करते हुए देखा है इन टॉपिक्स पर। ये स्टूडेंट लाइफ में काफी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि कुछ कुछ फेज ऐसे आते हैं कि स्टूडेंट फंस जाता है। लाइक कि मैं मान लो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या XYZ कुछ भी कर रहा हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ। अगर मैं एक ऐसे बोलूँ कि मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, मेरी बैकलॉग आ गई या कंपार्टमेंट आ गई, तो हम ना वो चीज पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और फ्रेंड से भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कोई फ्रेंड ही होता है जो आपको उस फेज में संभालता है, बाकी सब ऐसी मजाक बनाते हैं। तो क्या मैम आप उन स्टूडेंट्स को क्या गाइड करोगे, या वो अगर किसी बंदे की कंपार्टमेंट आ गई है, क्या उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई है, क्या उसका पूरा करियर खराब हो गया है, या मतलब क्या? नहीं, तुम्हारा करियर तब खराब होगा जब तुम ठान लोगे कि तुम्हारा करियर खराब हो गया है। चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ में, चाहे तुम्हारी बैक आ जाए या फिर तुम्हारी डिटेंशन आ जाए या फिर कुछ और चीज हो जाए, तो उससे तुम्हारा करियर अफेक्ट नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि जिनकी बैक आई है वो प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठ सकते, बट तुम्हारे पास 1 साल का और टाइम होगा जिसमें तुम प्रिपेयर करके अपने आगे 1 साल वाली प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हो। सो अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है या फिर फॉर सम रीजन तुम्हारा काफी बुरा स्कोर रहा, तो उसके साथ साथ तुम्हें बेनिफिट ऑफ टाइम भी मिलता है कि तुम्हें और टाइम मिल रहा है टू इम्प्रूव अपॉन इट। हाँ, मतलब दिस इज वेरी इजी टू से कि ऐसे हताश नहीं होते, बुरा नहीं मानते, क्योंकि उस वक्त आपको खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उस वक्त तो ऑनेस्टली यही लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं होना, बट हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, और वो सोल्यूशन तभी आएगा जब आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि अब सब कुछ फुल स्टॉप लग गया है, अब खत्म हो गया है। तो वही है कि अगर आपको अपना करियर सिक्योर करना है, सो आपको ये रखना दिमाग में रखना जरूरी है कि आपको फेलियर के साथ साथ टाइम भी मिलता है टू इम्प्रूव अपॉन, टू मूव टू सम अदर थिंग। अगर आपको टेक में नहीं समझ आ रहा है, सो कुछ रीजन होगा ना, जो आपसे एक क्वेश्चन 3 साल तक सॉल्व नहीं हो रहा, कोई रीजन होगा, आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, तो आप किसी और चीज में ट्राई करो। अगर आप नॉन टेक में जाओगे तो क्या पता आपको इंटरेस्ट वहां आए, क्या पता आप इजीली एक चीज को क्रैक कर पाओ। तो आप अपना ऐसे मत समझो कि नहीं अगर मैंने ठान लिया तो मैंने ठान लिया, क्योंकि अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट 4 सालों में 4 लाइफ्स जीता है। फर्स्ट ईयर में बिल्कुल आइडिया नहीं होता, 2nd ईयर में चीजें सीखना शुरू करता है, 3rd ईयर में अप्लाई करता है, 4th ईयर में फाइनली उसका मिलता है नहीं मिलता पता नहीं। तो वही है कि आपको अगर एक चीज ठान ली, जरूरी नहीं है कि उसी पे जाना है, क्योंकि 4 साल में चीजें बहुत बदल जाती हैं। तो अपने को डायनेमिक रखना जरूरी है कि एक चीज समझ नहीं आ रही तो टाइम वेस्ट मत करो, दूसरी चीज में भरो, दूसरी चीज समझ नहीं आ रही तो तीसरी चीज में जाओ, बट जैसे ही आपको इंटरेस्ट आने लगे उस चीज को पकड़ के आगे बढ़ो। सो यही सेम है मतलब।
मैम एट द एंड कोई एक एडवाइस आप जो स्टूडेंट्स को देना चाहोगे या फ्रेशर्स को देना चाहोगे कि अगर कॉलेज में आए हो तो ये चीज जरूर करना या इस चीज को जरूर ट्राई करना अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट्स? हाँ, सो मैं ये एडवाइस दूंगी कि लोग कहते हैं कि दिस इज फॉर एवरीवन कि कॉलेज में आए हो तो बस जॉब लगवानी है, बट ये जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज में जॉब लगवाने के लिए आए हो। आप कॉलेज में नॉलेज गेन करने के लिए आए हो, क्योंकि जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो या फिर आप क्या करना चाहते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर से आते ही जॉब की तैयारी शुरू मत करो, पहले एक्सप्लोर करो कि आपको कौन सी चीजें पसंद आ रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द एकेडमिक्स, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि और भी चीजें, जैसे कल्चरल सोसाइटीज ज्वाइन करो या फिर डिबेट सोसाइटीज ज्वाइन करो, जिसमें आपको नॉलेज मिले, हर चीज का पता लगे कि आपको सच में क्या परस्यू करना है। मेरे भी काफी सारे दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आए थे एंड अब वो ऐसे स्टैंड अप या फिर एज एन एक्टर परस्यू कर रहे हैं करियर्स। आई एम नॉट इवन किडिंग, वो ऐसे परस्यू कर रहे हैं क्योंकि वो कॉलेज में उन्होंने एक्सप्लोर किया, उनको लगा कि नहीं भाई मेरे बस का नहीं है कोडिंग जॉब, मुझे नहीं बैठना जॉब में, मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो उन्होंने एक्टिंग लाइन ऑप्ट किया, फिर स्टैंड अप ऑप्ट किया, अब वो अपने स्टार्टअप्स खोल के बैठे हैं। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो अपने स्टार्टअप्स खोल लेते हैं। तो वही है कि जॉब के पर्सपेक्टिव से मत आओ, क्योंकि काफी सारी चीजें चेंज होंगी। एंड एक और चीज, बीइंग ये बहुत लोग बात नहीं करते, बट बीइंग अ गर्ल मैंने काफी सारी स्टीरियोटाइप्स फेस किए हैं अपने कॉलेज में, क्योंकि वेरी फेयर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वैसे भी लड़कियों का रेशियो काफी कम होता है। एंड लोग ये कहते हैं कि कंपनीज आती है ना तो लड़कियां ही लेके जाती हैं, जैसे लड़कियों की रिजर्वेशन होती है या फिर हायरिंग वैसे होती है कि वो सबसे पहले लड़कियों की स्पेशली हायरिंग करेगी एंड फिर लड़कों को बुलाएगी। बट ये लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है, अगर एक लड़की की 9 CGPA आई है और एक लड़के की 9 CGPA आई है, दोनों को सेम प्रेफरेंसेस मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान के जेंडर के बेसिस पे हायरिंग होती है, इंसान के स्किल्स के बेसिस पे हायरिंग होती है। और बीइंग अ गर्ल, दिस इज फॉर एवरीवन, एवरी गर्ल हु इज वाचिंग, कि आपको ये हताश मत होइए कि जॉब नहीं मिलेगी या फिर आपको अलग तरीके से ट्रीट करा जाएगा। आप इक्वल हो कॉलेज में भी एंड अपनी जॉब लाइफ में भी। तो आपको जो भी परस्यू करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी अनिका मैम के साथ, जो अभी लिंक्डइन में इंटर्नशिप कर रही हैं। तो एक कमेंट आया था कि इनकी तो हो ही जाएगी या इनकी तो हो गई होगी। जैसे आपने बोला कि गर्ल्स का थोड़ा वो करते हैं कि गर्ल्स की तो हो ही जाती है, तो इंसान पहले एकदम जज कर लेता है, वो उसके पीछे हार्डवर्क नहीं देखता है कि कितना हार्डवर्क लगता है। तो मैम ये थोड़ा समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हमारे साथ, स्टूडेंट्स को गाइड किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। सच में मैम बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच यश, मुझे भी काफी अच्छा लगा सबको हेल्प करके। एंड अगर आपको कोई और डाउट्स आए, आई विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू मैम, बाय बाय बाय।